हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्कूल ऑनलाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद। फ्रेंड्स, फेमिनिज्म ये एक आइडियोलॉजी भी है और एक मूवमेंट भी, यानी इसे हम एक विचारधारा के रूप में भी देखते हैं और एक आंदोलन के रूप में भी। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव फेमिनिज्म और थर्ड वेव फेमिनिज्म की, यानी कि नारीवाद के चरणों की जब हम बात करते हैं, तो दरअसल हम फेमिनिज्म को एक मूवमेंट के रूप में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी मूवमेंट जो होता है, किसी भी आंदोलन का जन्म कैसे होता है, हाउ अ मूवमेंट बिगिंस। दोस्तों, दो प्रकार की कंडीशन होती है, What is and what ought to be, यानी कि परिस्थितियाँ वर्तमान में कैसी हैं और कैसी होनी चाहिए। लेकिन जब इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है, यानी कि जैसी सिचुएशन होनी चाहिए वैसी होती नहीं है, तो चेंज इन स्टेटस इज़ नीडेड, यानी कि जो वर्तमान स्थितियाँ हैं उनमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अब ये परिवर्तन लाने के लिए ए मूवमेंट ड्राइवन बाय एन आइडियोलॉजी इज़ नीडेड, यानी कि एक ऐसे आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है जिसके द्वारा हम वर्तमान स्थिति में परिवर्तन ला सकें और जैसी स्थिति होनी चाहिए उसे उस स्तर तक पहुंचाया जा सके। अब अगर हम बात करें फेमिनिज्म की या नारीवाद की, तो प्रेजेंट सिचुएशन यानी कि हाउ वुमेन आर व्यूड एंड ट्रीटेड इन सोसाइटी, यानी वर्तमान में जो औरतें हैं उन्हें समाज में किस प्रकार से देखा जाता है और किस प्रकार से उनके साथ बर्ताव किया जाता है। अब अगर हम देखें व्हाट ऑट टू बी, यानी कि सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, जो औरतें हैं उन्हें किस प्रकार से देखा जाना चाहिए और ट्रीट किया जाना चाहिए। ये हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से उनके साथ बिहेव किया जाना चाहिए वैसा वर्तमान में किया नहीं जाता है, तो एक क्या गैप उत्पन्न हो जाता है इन दोनों के बीच में। इसीलिए एक चेंज की ज़रूरत होती है और उस चेंज के लिए एक मूवमेंट का जन्म होता है। और फ्रेंड्स, वही मूवमेंट क्या कहलाता है, हमारा फेमिनिज्म। अब हम देखते हैं कि विमेंस का एक्सपीरियंस किस प्रकार का है, यानी वर्तमान में उनकी स्थिति अगर हम पूछें तो वो कैसी है। तो विमेंस एक्सपीरियंस जो है वो सबऑर्डिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन और अप्रेशन का है, यानी कि अधीनता, सबऑर्डिनेशन यानी अधीनता, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव और अप्रेशन यानी कि दबाव। कुछ लोग इससे सहमत होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, लेकिन जो नारीवादी विचारक हैं वो इससे पूर्णतः सहमत होंगे कि वर्तमान में जो नारियों की स्थिति है वो इस प्रकार की है कि उन्हें अधीन रखा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है और उनका दमन होता है। अब ऐसा है किस कारण, ये हम देखते हैं कि एक एज ओल्ड व्यू है। एज ओल्ड व्यू यानी कि पुराने समय से माना जाता है, क्या माना जाता है कि विमेन आर बाय नेचर वीक एंड इरेशनल, यानी कि जो औरतें हैं वो अपने स्वभाव से ही क्या होती है, वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं और इरेशनल, यानी उनमें तर्क करने की क्षमता नहीं होती है। इसीलिए दस इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस, यानी कि इसी कारण क्योंकि वो वीक होती है, तो वीक होंगी तो उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी और क्या, गाइडेंस की ज़रूरत होगी, निर्देशन की ज़रूरत होगी। अब ये प्रोटेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड कौन करेगा उन्हें, या तो उनके फादर, उनके पिताजी, या फिर उसके हस्बैंड, यानी कि मेल डोमिनाइन एज ओल्ड व्यू हो गया ये। अब इस संदर्भ में जो अरस्तु हैं, एरिस्टोटल, उनका कहना है द रिलेशन ऑफ मेल टू फीमेल इज़ बाय नेचर अ रिलेशन ऑफ सुपीरियर टू इन्फीरियर एंड ऑफ रूरल टू द रूल्ड, यानी कि अरस्तु कहते हैं कि जो मेल का और फीमेल का, पुरुष और महिला का संबंध किस प्रकार है, जैसे कि किसी शासक और शासित का होता है। यहाँ उन्होंने शासक किसे बताया, मेल को, पुरुष को शासक, जबकि महिला को शासित, यानी कि पुरुष को सुपीरियर बताया और महिला को इन्फीरियर बताया। ऐसे ही यूएसए के हैं थॉमस जेफरसन, उनका विश्वास था कि विमेन की जो पोजीशन होती है वो हाउस में, यानी कि पॉलिटिक्स में नहीं होती है, बल्कि हाउस में होती है, यानी कि विमेन जो है वो सिर्फ घर के काम कर सकती है, उनका काम राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है।
अब हम देखते हैं महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कहते थे कि ए मैन इज़ इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू वुमन, यानी कि जो पुरुष है वो महिला की बजाय बौद्धिक रूप से क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। अब हम देखते हैं कि एरिस्टोटले, थॉमस जेफरसन, चार्ल्स डार्विन और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। ये जानी मानी हस्तियाँ थी अपने समय की। अगर इन लोगों के विचार महिलाओं को लेकर इस प्रकार के हैं तो हम देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि उस समय के जो आमजन होंगे उनके विचार महिलाओं को लेकर किस प्रकार के होंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों का प्रभाव आमजन पर पड़ता था, उनकी सोच पर पड़ता था। यानी कि जो महिलाओं को लेकर लोगों के विचार थे वो ठीक नहीं थे। अब ये जो एज ओल्ड व्यू हमने देखा था कि विमेन जो होती है उनको प्रोटेक्शन और गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ये अनचैलेंज रहा कब तक, 18th सेंचुरी तक, यानी कि 18वीं जो सदी थी वहाँ तक ये जो व्यू था, ये जो विचार था, इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया था। सब मानते थे कि हाँ ये ठीक है, विमेन जो होती है वो वीक होती है, इररेशनल होती है। लेकिन इसके बाद स्थितियाँ बदली। स्थितियाँ बदलने का कारण क्या था? अमेरिका और यूरोप, इनके अंदर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज, यानी अमेरिका और यूरोप में सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक परिवर्तन आ रहे थे। अब वो परिवर्तन क्या थे? इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। यानी कि लिबरल आइडियाज़ यानी कि उदारवाद, लिबरलिज्म, उदारवाद का विस्तार होने लगा। और उदारवाद के जो मूल मंत्र हैं, की पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा, गौरव। अब जो लोग थे वो सब्जेक्ट से क्या बन गए? सिटीजन्स बन गए। यानी कि सब्जेक्ट यानी प्रजा से क्या बने? नागरिक बन गए। सिटीजनशिप एंड ऑल बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इट अवेलेबल ओनली टू मैन। लेकिन अब तक भी लिबरलिज्म का जो प्रसार हुआ था उदारवाद का, उसमें भी सिटीजनशिप जो थी, नागरिकता थी, और अन्य जो बेनिफिट्स थे वो किसको मिले थे? सिर्फ मैन को मिले थे। विमेन, वो जो वर्ग था, वो अभी भी इस सबसे वंचित था। विमेन को क्या कहा जाता था? सेकेंड रेट सिटीजन। सेकेंड रेट सिटीज़न विमेन को कहा जाता था। और विमेन फेस्ड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। जो औरतें थीं उनके साथ भेदभाव किया जाता था। किस आधार पर? सोशल, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर और आर्थिक आधार पर औरतों के साथ भेदभाव किया जाता था। और ये सबसे बड़ी बात थी कि ये जो भेदभाव था वो सोशली एक्सेप्टेड था एंड जस्टिफाइड था। यानी सामाजिक रूप से लोग स्वीकार करते थे कि हाँ ये भेदभाव है, ये सही है, जस्टिफाई करते थे लोग। अगर किसी पुरुष से पूछा जाता कि महिलाएं हैं, महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए, तो वो कहते थे कि महिलाओं के अधिकार, उनके इंटरेस्ट, उनकी वकालत हम करते हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है अधिकारों की। अगर किसी फ़िलोसोफर से आप जाके पूछो कि विमेन को अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए, तो वो कहा करते थे कि विमेन के पास सबसे बड़ी चीज़ जो होती है रीज़न, तर्क की कमी है। तो इस कारण उनकी जगह कहाँ है? घरों में है, चूल्हा चौका करने में है, ना कि पॉलिटिकल लाइफ में आकर और राजनीति चलाने में उनकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। अब हमने देखा कि 18th सेंचुरी तक ये जो था, ये एज ओल्ड व्यू था, ये अनचैलेंज्ड रहा। अब देखते हैं कि सबसे पहले इसको चैलेंज किसने दिया। तो सबसे पहला चैलेंज इसको दिया मैरी वोllstonecraft ने। मैरी वोllstonecraft की एक बुक थी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, जो आई 1792 यानी 1792 में, 18th सेंचुरी में थे। इस बुक में कहा गया कि विमेन आर इक्वली कैपेबल दैन मैन, यानी कि जो औरतें होती है वो कैपेबल होती है बराबर किसके? पुरुष के। यानी पुरुष जितने योग्य हैं महिलाएं भी उतनी ही योग्य हैं। और सबसे बड़ी बात, दे ऑल्सो पजेस रीज़न, उनके पास भी तर्क होता है, इसीलिए उनके पास भी वो सारे राइट्स होने चाहिए, सारे अधिकार होने चाहिए जो किसके पास होते हैं? सिर्फ पुरुषों के पास होते हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसने जन्म दिया डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि
डिमांड ऑफ इक्वलिटी, यानी इस किताब को लोगों ने पढ़ा और क्या मांग उठी कि औरतें जो हैं उन्हें भी बराबरी मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसका एंड होना चाहिए, भेदभाव समाप्त होना चाहिए। अब सबसे पहले आवाज़ तो उठ गई किसके लिए? महिलाओं के लिए। लेकिन ये सब क्या था? इनफॉर्मली था, यानी एक आंदोलन का रूप नहीं था। मैरी वोllstonecraft ने अपनी बुक लिखी, उसमें अपने विचार लिखे। ये इनफॉर्मली था, अनऑर्गेनाइज्ड रूप में था। सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट हुआ 1848 में, जब सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुआ 1848 में यूएसए में। तब सबसे पहले महिलाओं के अधिकारों की बात कही गई औपचारिक रूप से, फॉर्मली। किसमें? सेनेका फॉल्स कन्वेंशन 1848। और इसी कारण जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म है, जो प्रथम चरण का नारीवाद है, उसका टाइम स्पैन हम मानते हैं 1848 से लेकर 1920। द पीरियड ऑफ विमेंस मूवमेंट बिटवीन 1848 टू 1920 इज कॉल्ड फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, यानी नारीवाद का पहला चरण। अब हमारा फोकस रहेगा फर्स्ट वेव फेमिनिज्म पे। तो इसकी मेन डिमांड्स क्या थी? फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में सबसे प्रमुख डिमांड थी कि फुल सिटीजनशिप लाइक मैन, महिलाओं को भी पुरुषों की तरह पूर्ण नागरिकता मिलनी चाहिए, पूरा सिटीजनशिप मिलना चाहिए, लीगल भी और पॉलिटिकल भी। दूसरा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इनका था फोकस राइट टू वोट, यानी कि महिलाओं को भी मताधिकार मिलना चाहिए, मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी कारण जो फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट्स हैं, प्रथम श्रेणी के जो नारीवादी विचारक हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सफरेजिस्ट कहा जाता है। किस कारण? राइट टू वोट की डिमांड के कारण। और उनका मानना ये था कि अगर महिलाओं को मताधिकार मिल जाएगा तो महिलाओं की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब अगर हम फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की बात करते हैं तो ये मूवमेंट सिर्फ यूएसए और यूके में ज़्यादा प्रभावी था, यानी ये वर्ल्ड वाइड नहीं था अभी तक, सिर्फ रीजनल था। कहाँ कहाँ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। अमेरिका में नेशनल विमेंस सफरेज एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1869 में, ठीक है। एंड यूके में सबसे पहले J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक प्रस्ताव रखा हाउस ऑफ कॉमन्स में। क्या प्रस्ताव रखा? कि महिलाओं को भी मताधिकार मिलना चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए, लेकिन उसे डिफीट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, किसी ने सुनी नहीं J.S. मिल की बात। फिर 1903 में यूके में विमेंस सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन की स्थापना की गई, यानी कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म मेनली फोकस्ड कहाँ था? सिर्फ यूएसए एंड यूके में। आखिरकार राइट टू वोट जो था, मत देने का अधिकार, वो महिलाओं को प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड में 1893 में, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में 1918 में, एंड देन इन यूएसए इन 1920। 1920 में यूएसए में 19वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन बिल पारित किया गया और उसी के साथ यहाँ पर महिलाओं को मताधिकार दिया गया। और इसी के साथ हमने देखा था कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का टाइम भी फिनिश हो जाता है, यानी 1848 से लेकर सेनेका फॉल्स मूवमेंट से लेकर यूएसए में जब विमेन को मताधिकार, राइट टू वोट मिल जाता है, तो इसकी समाप्ति हो जाती है फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की। अब एक बार हम 3 की फीचर्स देख लेते हैं फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की। अगर कभी भी फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की बात की जाए तो ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें याद रखने ही रखने हैं। वो क्या हैं? पहला है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। प्रॉब्लम क्या थी? डिस्क्रिमिनेशन थी। इसको हम 3 चरणों में देखेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम थी डिस्क्रिमिनेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुमेन्स इशू वाज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फोकस ऑन एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि बाहरी जो उस पर रोक लगाई जाती थी महिला पर, सिर्फ उस पर फोकस किया गया था पहले चरण के नारीवाद में। अब इसका सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन था एमेंसिपेशन यानी कि मुक्ति, फ्रीडम।
विमेन डिमांडेड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, यानी औरतें डिस्क्रिमिनेशन से फ्रीडम चाहती थी, यानी हमारे साथ भेदभाव ना हो, हमें मुक्ति मिले। उसका सॉल्यूशन क्या था? इमेंसिपेशन। और फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा इसका कि विमेन को इक्वालिटी मिल गई। विमेन वांटेड टू सी देमसेल्व्स इक्वल टू मैन, यानी वो बराबर स्तर पर देखना चाहती थी कि मैन के बराबर क्या रहे, वुमन रहे। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दे डिड नॉट डिमांड द ओवरथ्रो ऑफ इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के जो इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस थे, जो संस्थाएं थी, उनको ओवरथ्रो करने की बात नहीं कही महिलाओं ने। इसीलिए मैंने पहले कहा कि सिर्फ फोकस ऑन एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस, यानी बाहरी जो इन पर रोक लगाई जाती थी, सिर्फ उस पर फोकस था इनका, बाहरी डिस्क्रिमिनेशंस पर। लेकिन इनका मानना ये नहीं था कि समाज की जो प्रचलित संस्थाएं हैं उनको ओवरथ्रो कर दिया जाए। तो 3 की पॉइंट्स हो गए। डिस्क्रिमिनेशन इज़ द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन इज़ इमेंसिपेशन एंड द रिजल्ट इज़ इक्वालिटी। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म इज़ फिनिश्ड। थैंक यू।